भैया इसमें इंडिया को इंटरफेयर करके किसी भी हाल में ईरान को स्टेबल करना जरूरी है, क्योंकि अगर ईरान गया तो हमारे लिए तेल महंगा हो जाएगा, 150 रुपया लीटर हो जाएगा। दूसरा, अगर ईरान गया तो सेंट्रल एशिया में घुसने का रास्ता बंद है। क्या आप नाटो जैसे संस्था होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो ज़बरदस्ती है, गुंडई है नाटो कि हम गुंडई बना के रखेंगे। अमेरिका ईरान में ज़्यादा उलझेगा, चाइना इसी का फ़ायदा उठा के ताइवान पर हमला कर देगा। चाइना को रोकना बहुत मुश्किल है, नो डाउट। चाइना के लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। हमारे यहाँ लोग फेंकते हैं नीरज चोपड़ा से तेज आगे बहसबाजी में, जिसका कोई हद नहीं। चाइना के लोग रियलिस्टिक रहते हैं, पैसा बहुत मायने रखता है युद्ध में। युद्ध पैसे पे ही लड़ा जाता है। एक तोप का गोला 45 से 40 लाख का आएगा, 300 करोड़ की एक मिसाइल आएगी, उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई है। और हम लोग ज़्यादा ईरान के फेवर में जाएंगे तो उधर से इजराइल नाराज़ होगा, इधर से सऊदी अरब भी नाराज़ हो जाएगा। अमेरिका करना चाहेगा तो कर देगा, कोई नहीं बचा सकता है। और ये हम लोग गलतफहमी में है, हम लोग गलतफहमी में है कि अमेरिका चढ़ा रहा है, हमला कर रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा सऊदी अरब है। और इधर गाजा जो मारा गया है तो इसमें अरब का वैल्यू डाउन हुआ है और ईरान का वर्चस्व एक नए लीडर के रूप में उभरा है। उधर तुर्की एक नए लीडर के रूप में उभरा है का वर्चस्व की। अरब हमेशा सऊदी से कंट्रोल होना चाहिए, ये गड़बड़ हो रहा है। किम जोंग उल चीन का पपेट है। चीन वही नीति अपनाता है जो अमेरिका अपनाता है। अरब देश की मजबूरी है अमेरिका का गुण गाना, वरना एक फोन जाएगा अमेरिका से इजराइल को, इजराइल कौम नक्शा किधर हथिया लेगा पता नहीं। मेरे साथ खान सर हैं और आप सब जानते हैं, और शायद ही देश का कोई मीडिया हाउस हो जहां इनका इंटरव्यू नहीं चला है। आज नेशनल दस्तक पर भी खान सर हैं। थैंक यू, आप समय दिए, शुक्रिया। और मतलब कैसे सफ़र की शुरुआत हुई? आज तो आप सबको जानता है, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, इसका कोई नहीं जान रहा होता है। हम आपको जब पहली बार हम आपसे बात किए थे तो आपको एक बात बोले थे कि आप पीठ पर बैग टांग के जब पत्रकारिता कर रहे थे, हम उस समय भी आपको जान रहे थे। तो शायद आपको ना पता होता, लेकिन हम आपको उस समय भी जान रहे थे जब आप एक शुरुआती दौर में थे। आज से 5-7 साल पहले की बात है ये, 2014। हाँ, उस समय तक की। तो जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते तो आपको भी नहीं पता होगा कि आप पत्रकारिता में आज दबे कुचले पिछड़ों की आप इतनी बड़ी आवाज़ बन जाएंगे। यदि हम आप ही से पूछें आज से 10 साल पहले की जर्नी, तो आपको नहीं पता होता। तो हम लोग को भी नहीं पता था। अगेन हम लोग का तो उद्देश्य है कि जो दबे कुचले हैं, जो उनके पास आज भी शिक्षा नहीं है। जब देश गुलाम था तो भी नेहरू जी पढ़ने गए थे, तो पैसे वालों के लिए तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। और जिनके पास पैसे नहीं है ना, उनके लिए आज़ादी का भी कोई मोल नहीं रह गया है, क्योंकि वो गरीबी से आज़ाद नहीं हुए। तो उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी थी। इंटरमीडिएट के बाद जब हमारे सारे दोस्त चले गए थे बढ़िया कॉलेज, बढ़िया स्कूल, बढ़िया शहर पढ़ने, और हम केवल इसलिए रह गए थे कि मेरे घर में पैसे नहीं थे, तो बड़ा तकलीफ़ हुआ था उस समय। और जब उन बच्चों को देखते थे, जब वो जाते थे ना, तो सामने से जब उनकी ट्रेन निकल जाती थी 2-4 किलोमीटर तक, तो आगे का चीज़ें धुंधला हो जाता था। लेकिन वो आंखें नहीं हटती थी कि काश मेरे पास भी पैसा होता ना, तो आज हम इस ट्रेन से पकड़ के हम भी गए रहते। तो जब हमें मौका मिला तो हमने भी यही सोचा था कि हमारे पास गरीब से गरीब बच्चे को लिए हम हिम्मत रहेंगे। और आज भी हिंदुस्तान के कहीं भी जाइएगा ना, तो एक गरीब को एक उम्मीद रहता है कि मेरे खान सर हैं। सुनिए, 200 रुपया आपकी फ़ी है? 200 रुपये बहुत है, उसमें 18% सरकार का GST है 200 में, और उसके बाद जो बच गया ना, उसमें 30% इनकम टैक्स है। तो मतलब आपके पिता बाहर गए, वो भी कोई सरकारी नौकरी में थे नहीं, आपकी सूरत, लेकिन आपने पढ़ाई तो अच्छी की है। आप BSc साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, और वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आपने MBA भी किया है, तो हायर एजुकेशन में थे। कुछ बड़ा सोचते, ये ट्यूशन पढ़ाना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, ये जेहन में कैसे आया? देखिए, अमूमन हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं कि कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़े हैं। एक्चुअल इससे क्या होता है ना कि बच्चों के दिमाग में एक बैठ जाता है कि ये आदमी वहाँ से पढ़ा ना, जैसे कोई IIT से बोल दिया कि हम IIT से इंजीनियरिंग की है, तो दिमाग में बैठ जाता है कि आदमी बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि कोई IIT से पढ़ा है तो इस बात का तो ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा जानता होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि IIT से पढ़ा है ना तो डिलीवर भी अच्छा कर पाए। कई ऐसे विद्वान को देखिएगा ना जो बहुत विद्वान होते हैं एकदम, लेकिन वो डिलीवर उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखिएगा ना कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, ग्रेजुएट हैं,
पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बट जब वो डिलीवर करते हैं ना तो पूरा का पूरा डिलीवर कर देते हैं। तो हम लोग के सामने जो हम लोग के शिक्षक थे ना, जो पढ़ाते थे, तो ऐसा नहीं था कि वो अज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, और उनका ज्ञान ही हम लोग के लिए विनाश का कारण बनता था। उनको बुझे भी नहीं करता था कि भैया हम लोग ज्ञानी नहीं है, भैया आप ज्ञानी हैं। तो हमारे पास जब कोई विद्यार्थी बैठता है तो हम एकदम उनको एकदम जीरो मान के चलते हैं कि ये बच्चे को कुछ नहीं आता है, इवन कि माइनस में है, लेकिन उसके बाद भी उसको हमारे क्लास ख़त्म होने के बाद कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मतलब हमको समझ में नहीं आया। एक बच्चा कह रहा था, सर अब हम अपने भैंसियों को लाएंगे। हम क्या हुआ? तो कह रहा सर हम पढ़ लिए ना तो भैंसियों पढ़ लेगी, गारंटी है। उसका जॉब हो गया है। आप मतलब मजाक किया अंदाज सोचिए उसको कि अगर हम पढ़ सकते हैं तो मेरी भैंसियों पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि दबे कुचले लोग को शुरू से शिक्षा में वो बोरा बिछा के पढ़े हैं, टूटी फूटी स्कूलों में पढ़े हैं, महीने में 10 दिन मास्टर आएंगे, 20 दिन गायब रहेंगे। माँ बाप भी उस लेवल में नहीं पढ़े थे जो बच्चों को पूछ सके, घर पे न ट्यूशन था। उनका मनोबल, बैकग्राउंड, उनका इनिशियल पढ़ाई इतना पीछे छूट जाता था कि यहाँ आने के बाद वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनके लिए हमको पढ़ाना था। ये बस यही क्या है अगला टारगेट क्या है? मुझे लगता है अगर लाख में कहें तो लाखों बच्चे आपके यहाँ से आके, और एक नौकरी, अदद नौकरी लोअर मिडिल क्लास के लिए बड़ा सपना होता है। घर पे छत, शादी हो जाएगी, समाज में सम्मान मिल जाएगा। मान के चले 2-3 लाख बच्चे की ज़िंदगी बदल गई होगी आपके यहाँ से। उससे ज़्यादा बदल गई होगी, उससे ज़्यादा। अच्छा, कोई राज्य में नहीं होगा जहाँ नहीं होगा। चाहे अभी लक्षद्वीप में एक जगह है मिनिकाय, वहाँ एक बच्चा पोस्टेड है, वहाँ आदमी नहीं रहता है। नेवी के कंट्रोल में रहता है, नेवी में पोस्टेड है। कह रहा है कि सर हमको भी और पढ़ना है, हमको किताब भिजवा दीजिए यहाँ पर। तो वहाँ तक पहुँच गए हैं लोग। उद्देश्य है कि 20 करोड़ तक बच्चों को पढ़ाना है, 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना है, और उन 20 करोड़ से कहना है कि बस आप 2-2 को लोग की जिम्मेदारी ले लीजिएगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। उसके बाद हमें फिर क्लास लेनी है किसानों के उत्थान के लिए। किसान जब तक नहीं बनेंगे, उनको वही पुरानी पद्धति, वही सब कुछ किया जा रहा है ना। उनके साथ ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही है उनके साथ। मतलब आप मैट्रिक करके आइए, 10+2 करके आइए, ग्रेजुएशन करके आइए, आपके यहाँ आ गए तो नौकरी आपके मिल जाएगी। मतलब आप उस लायक हो जाएंगे कि नौकरी की एग्ज़ाम क्लियर कर लें। कोई विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकता है कि हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं कह सकता है कि सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ, ये नहीं कह सकता है जो पढ़ाए थे वो एग्ज़ाम में नहीं आया। वो खुद अपने आप को सर झुका के कहता है कि सर तो पढ़े किए थे, हम चकाचौंध में बिजी हो गए थे। अच्छा, हम लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, आप भी दिए होंगे कभी? अब हम लोग एनडीए का दिए थे। हमको शुरू से डिफेंस में जाना था, तो एनडीए दिए। जब रिजल्ट हुआ तो बड़ी खुश हुए थे लोग। इंटरव्यू गए लोग, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त हुआ कि अब तो अधिकारी बन जाएंगे, डबल स्टार लगेगा, लेफ्टिनेंट कहलाएंगे, लेकिन मेडिकल आउट हो गए। तो समाज क्या है ना कि वो ये नहीं देखता है कि आप मेहनत करके रिटेन निकाले थे, आप मेहनत करके इंटरव्यू निकाले थे। बदकिस्मती कहिए जो मेडिकल में छट गए, तो लोग एक ही नज़र से नाप देते हैं कि नहीं ना हुआ। गांव के आदमी कहते थे इतना कौन चीज पढ़ाव तर हमरा के कि कोने में छटल बड़ा, एक बार बोला ना कि नहीं खे भइल, क्या कहिएगा, गाँव नहीं खे भइल जा। फिर लाखों बच्चों की मतलब मदद नहीं हो पाती। अब जो भी कहिए, अब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एनडीए में हैं यहाँ पे। अभी सीएपीएफ का रैंक 1 आए हुए हैं, सीएपीएफ में वहाँ पे बड़ा खुशी हुई हम लोग को, रैंक 1 ले आना। अभी एक बच्चा था नीरज, कितना साल एज होगा उसका, 20 और 21 के बीच का था। वो एयरफोर्स में पायलट हो गया। हमसे कह रहा है कि सर सिलेक्शन तो दिला दीजिए, एक काम और कर दिए। हम कहे क्या? सर हमको ना सुखोई जहाज़ दिला दीजिए। हम कहे भैया इज वेरी इनोसेंट। हाँ, बड़ा हम कहे भैया ये मेरे हाथ में नहीं है, तुमको राफेल मिलेगा, मिराज मिलेगा, सुखोई मिलेगा, ये तुम्हारा एयरफोर्स का स्क्वाड्रन डिसाइड करेगा। हम क्या करें? कहे सर नौकरियाँ तो दिला दिए, बस हमको सुखोई मिल जाए सर, एकदम प्रेम करते हैं हम सुखोई जहाज़। तो आपके बच्चे अब एनडीए में भी गए हैं? हर जगह होंगे। ऐसा कोई यूपीएससी भी क्वालिफाई कर चुके हैं। डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ नहीं होंगे, कोई ऐसा डिपार्टमेंट। 10 साल की जर्नी। रेलवे हो से लेके इसरो तक में देख लीजिए, हर जगह मिलेंगे। इतना मतलब बहुत। इसरो में कैसे? टेक्नीशियन की पोस्ट आती है, उसमें भी अच्छा, आते उसमें भी हैं। अब साइंटिस्ट लोग तो बूढ़े बूढ़े होंगे, तो साइंटिस्ट लोग तो थोड़े हम ग्रेजुएशन के बाद लेकिन जो टेक्नीशियन आते हैं वो लोग का वहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी आता है। पीएसयू हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, या पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, कहीं पे भी। यूपीएससी का 2.5 लाख रुपए फीस होता था, हम 7,500 कर दिए उसका। 2.5 लाख से सीधे 7,500 रुपये। अभी भी दिल्ली में 3, 4, 5 लाख रुपए फी है तो लेकिन अभी भी हमारा दिल्ली में है वहाँ पे संस्था, वहाँ पे इतनी फीस नहीं ली जाती है। वहाँ पे जितना वो लेंगे लोग, उसका 1/4 हम लोग लेते हैं। और पूरे कोचिंग्स में हम लोग यही कहते हैं कि भाई आप व्यापार करना है तो आप कोचिंग के
से आपके पास तो फीस दुनिया भर का है, आपके पास पैसा है, उससे आप व्यापार कर लीजिए। कम से कम इन बच्चों को सोचिए। अच्छा, आप मतलब 200 रुपये मतलब ये भी है कि खान सर के यहाँ 200 चाहे 100 रुपये दो, फ्री में नहीं, क्योंकि फिर उसकी अहमियत नहीं समझेंगे आप। नहीं, अहमियत नहीं समझेंगे वो। यहाँ पे शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, बट फ्री कर देंगे तो कोई भी मजाक बना देगा। आज भी हमारे यहाँ कोई हैंडीकेप बच्चे से पैसे नहीं लिए जाते हैं और उसको सीट रिजर्व कर दी जाती है, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा एब्सेंट वही करते हैं। हफ्ते में 3 दिन आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे। किसी दिन मन किया तो आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सीट रिजर्व है, उनको पैसा नहीं लगना है, उनको कुछ नहीं लगना है। उसके बाद वो समझ में नहीं आएगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर कभी 2 महीना गायब, कभी ऐसे गायब। तो ये चीज़ हमने देखा है कि जो नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूँ आप चाहे साइंस हो या फिर नए इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर बता रहे होते हैं, अब तो आप मिसाइल्स भी बता रहे होते हैं, एटम बम बना रहे होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बता रहे होते हैं। मैं कई बार लगता है कि मुझे कभी मतलब अणु परमाणु ये सब समझ में नहीं आता था, लेकिन आप जिस भाषा में जिस साधारण तरीके से बताते हैं, आप तो एक एंकर को जीडीपी बता रहे थे, इन्फ्लेशन बता रहे थे, वो वीडियो देखा मैंने और मैं सचमुच में खुश हूँ कि आप जिस लहजे में पढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन समझाना, जीडीपी समझाना, ये तो हम लोग ग्रेजुएशन किए, पत्रकार बने, तब चीज़ें गंभीरता समझ में आई। आप मैट्रिक 10+2 ग्रेजुएशन के बच्चों को बता दे रहे हैं एकदम इस तरह से। कितनी तैयारी अपने लिए कितना पढ़ना पड़ता है इसके लिए, या आप प्रैक्टिस हो गई है? जब स्टार्टिंग का टाइम था तो बहुत पढ़ना पड़ता था। मतलब हमको लगता है कि मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था ना, तो अजीब टाइप का होने लगता था। कभी कभी लगता था माइंड एकदम शॉक हो गया, सब कुछ खाली हो गया। लेकिन धीरे धीरे पढ़ने की आदत हो गया। जब स्टार्टिंग किए थे शुरुआत में, तो कई बार क्या होता था ना कि अगर 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास हो गया, 2 घंटा से ज़्यादा का क्लास हो गया, तो लगता था कि बाप रे बाप, एक बार में तो इतने याद था। क्योंकि जो आप घर से पढ़ के गए हैं, जो देखे हैं कि हम इतना पढ़ा पाएंगे, और किसी दिन क्लास लंबा हो गया तो खिंचा नहीं पाता था। और अभी पढ़ाते पढ़ाते तो इतना आदत हो गया है कि नींद में कोई उठा के बोलेगा तो आदमी पढ़ा देगा। लेकिन करेंट अफेयर्स आपका बहुत मजबूत है, जो रोज़ की हैपनिंग हो रही है ग्लोबली, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, वॉर हो, आप सब अपडेट रहते हैं। क्या मोबाइल देखते रहते हैं, कैसे ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपका मैंने शेड्यूल देखा, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ा रहे हैं, 12 से 2 आपका लंच टाइम है, फिर 2 से 7 पढ़ा रहे हैं तमाम। उसके बाद वीकेंड में फ्राइडे संडे आपका बहुत ट्रैवल है, तो ये अपडेट कैसे रखते हैं? वही सोशल मीडिया से आदत हो जाता है। दूसरा क्या है ना कि देखिए, जो वो चीज़ें होती हैं, क्या है कि जैसे करंट इवेंट हो गया या इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये अगर आप पहले से जान रहे हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे जो सद्दाम हुसैन को जान रहा है, उसको ISIS आतंकवादी समझने में दिक्कत नहीं आएगा, उसको कुर्द विद्रोही नहीं समझ में दिक्कत नहीं आएगा। अब जो जनरेशन सीधे ट्रंप को देखी है, वो हिलेरी क्लिंटन को जान नहीं रही है, उसको क्या इंटरेस्ट आएगा? जो जो ईरान में रिवोल्यूशन हुआ उसको पता ही नहीं है, ईरान में एम्बेसी अटैक अमेरिका किया उसको पता ही नहीं है। यहाँ पे सीधे खोमैनी के बाद देखेगा यहाँ पे, तो उसको क्या समझ में आने वाला है? तो आज की जो जनरेशन है ना, उसको ना रूट में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर कर लेती, इससे इंटरेस्ट नहीं आता। हाई एजुकेशन में जाएंगे तो समझेंगे जब उम्र होगी। हाँ, थोड़ा तो। दूसरा क्या है ना कि एक बड़ा बचपन से हम लोग को ना पिताजी की वजह से इंटरेस्ट हो गया था यहाँ पर। तो बचपन से पहले रेडियो होता था, टीवी होता था, BBC रेडियो सुनते थे। तो घर में हम और पिताजी बड़ा साइज का रेडियो, बहुत बड़ा होता था, उसमें ना हाँ, और उसको ना एंटीना 2 हाथ का निकला होता था वहाँ पे, उसको सुनते थे लोग। मर्फी था या फिलिप्स था? 2 ही रेडियो। हाँ, उसी समय 2 ही तो रेडियो चलते थे। साइकिल हीरो या A1 एटलस, महंगा हरकुलस का एटलस आता था, हमारे पास वही था, इसलिए हमारी कंपनी उस समय ना साइकिल में जिसके पास रेंजर साइकिल है ना, वो तो VIP समझिए, BMW है वो। हाँ, साइकिल का BMW था, और ऐसे वाला हैंडल ना, मतलब वो मिडिल क्लास है भाई। और उसमें भी गजब दौर था। आजकल के दौर में बच्चों को देखते हैं, जितनी चीज़ें आसानी से उनके पास उपलब्ध हो जा रही है और जितने संसाधन हैं उनके पास, उसका वो लोग यूज़ करना चाहिए। लेकिन अब मुझे कुछ सीरियस आप सोचिए, अब आप टीवी चैनल्स को, सारे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। अभी गल्फ वॉर चल रहा है, आप ईरान और जो भारत में जो जिस तरह से काम होना चाहिए था साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को, आजकल AI का ज़माना है, ड्रोन्स आपके पास नहीं है, रोबोट नहीं है, आपके पास 5th जनरेशन 4th जनरेशन का आपके पास फाइटर प्लेन नहीं, तो आप सर्वाइव करेंगे? ये सब बच्चे साइंस डाल रहे हैं आप बच्चों के दिमाग में। इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, ये बताइए हमारे आप प्रधानमंत्री, बच्चों को डाल रहे हैं सब बात दिमाग में। ये सब बात छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पे जब झंडा फहराने जाते हैं तो विदेशी गाड़ी में जा रहे हैं। तो सागिन, हाँ। तो विदेशी गाड़ी में जा रहे हैं। अरे भैया, आपके पास NSG कमांडो लगे हैं वहाँ पे, आप सिक्योरिटी का 20 और लेयर लगवा दीजिए, स्पेशल कस्टमाइज करके टाटा को बोलिए मजबूत गाड़ी बनाएगा, वो डबल ट्रिपल लेयर बुलेट प्रूफ करा दीजिए आप।
लेकिन एटलीस्ट जिस दिन 26 जनवरी को जा रहे हैं उस दिन राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, अपने देश के गाड़ी से जाइए। तो क्या वजह देख रहे हैं? कोई एआई नहीं आ रहा है, कोई मस्क नहीं हो रहा है यहाँ, कोई कोई मतलब रूपक मर्डोक नहीं हो रहा है यहाँ, एलन मस्क नहीं हो रहा है, कोई बेजोस नहीं हो रहा है। हम कुछ कर नहीं, चाहे अमेजन हो, टेस्ला हो, ये कौन BYD करता हो, है? कहीं देखिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई तो देखिए यही है। हमारे यहाँ जब कोई बच्चा कहाँ कमी रह जा रही है? हमारे यहाँ जब कोई बच्चा मैट्रिक पास होता है, 10th पास करता है, तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है इंजीनियरिंग मेडिकल करो, क्या करो ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ा होना। क्योंकि उसको सबसे पहले ज़रूरी है फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट। उसको कैसे भी 25-30 हज़ार की नौकरी चाहिए। 25-30 हज़ार की नौकरी के बाद अब वो सोचता है कि अब आगे बढ़ें, तब तक उसका ब्याह शादी फैमिली उमली में लगते लगते 30-35 हो जाता है। अमेरिका, US, कनाडा में क्या है, उसके पास सोशल सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीनें ज़्यादा हैं, बैंक क्रेडिट सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उसके लिए पेट भरा हुआ है, वो तैयारी करेगा आगे इस लेवल के। अब ट्रेन के जनरल डिब्बा में जाके देखिए, वहाँ के लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बात करना, और उसी ट्रेन के AC डिब्बे में जाके बात कीजिए। जो AC डिब्बा में है वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भर चुका है, अब वो बात करेगा अपलिफ्टमेंट पे। और जो जनरल डिब्बा में आपने बैठा के रखा है वो अभी बेसिक ज़रूरतों को भी नहीं पूरा किया है। तो मेरा वही सवाल है खान सर, आप जो 10-90% लोग हैं जिनके पास फर्स्ट जनरेशन स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनसे नहीं उम्मीद कर सकते। जो 10% लोग हैं जो IIT, IIM, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जा रहे हैं, जो IIT में बैठे हुए हैं, उनके यहाँ से भी कोई इन्वेंशन नहीं निकल रहा है, कोई मस्क नहीं निकल रहा है। एजुकेशन सिस्टम हम लोग का ऐसा है ना, बस सिलेबस पूरा करिए काम खत्म। अभी के टाइम पे सबसे खराबी एजुकेशन सिस्टम में क्या आ गया है, कोई बच्चा को देखिए 80%, 85%, 90% परसेंटेज का मतलब हो गया जिसे लग रहा है खिलवाड़ है ये। इससे क्या है ना कि बच्चे के अंदर फॉल्स स्टेमिना आ गई है। वो 90% लायक नहीं है, बट स्कोरिंग सिस्टम ऐसा आ गया है, वो 90% दिख रहा है। अब किसी के अंदर क्षमता नहीं है मैराथन दौड़ने की, और उतार दिए आप उसको मैराथन का सर्टिफिकेट थमा दिए, तो जिस दिन दौड़ेगा तो ख़त्म होगा। तो एक एजुकेशन सिस्टम, और एक टाइम पे देखिए हम लोग, टाइम था आज से 20 साल पहले, देखिएगा फर्स्ट डिवीज़न लाना एक चैलेंज होता था। आज आप देखिएगा ज़्यादातर को फर्स्ट डिवीज़न ले आ रहा है। एजुकेशन में प्रैक्टिबिलिटी की कमी जा रही है, स्किल की कमी होती जा रही है, और जब भी कोई जगह एक डेवलप होता है ना तो वहाँ इनोवेशन होता है। मैं फिर वही आ रहा हूँ, एक बार और आपसे सवाल कर रहा हूँ। जो ये सब उनके लिए मैं मान लेता हूँ जो फर्स्ट जनरेशन है, मैं कह रहा हूँ जो 3-3, 4 जनरेशन से UPSC क्वालिफाइड हैं, IIT में है, IIM में है, उनके यहाँ से भी कोई बच्चा इस तरह के नहीं निकल रहा है। कोई सुंदर पिचाई, सत्या नडेला नहीं निकल रहा है जो भारत में इस तरह से कोई नया इन्वेंशन करे, सर्विस सेक्टर में बड़ा चेंज करे। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ निकल नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ भी विप्रो है, हमारे यहाँ भी TCS है, ये चीज़ें हैं, बट अकॉर्डिंग टू जनसंख्या जो है ना, जो उसका रेशियो देखेंगे वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा, इकोसिस्टम हम लोगों ने नहीं दिया। हमारे यहाँ अमीर को दुश्मन समझा जाता है। अगर कोई गलती से अमीर हो गया ना, या बड़ा कैपिटलिस्ट हो गया, तो उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वही फॉरेन में देखेंगे, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारत के कैपिटलिस्ट वही हल्दी, धनिया, नमक बेच रहे हैं, या अमेरिका से या चाइना से माल खरीद के यहाँ 100 में खरीदेंगे, 200 में बेच रहे हैं। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे न्यू रिसर्च पर। वो लोग का R&D उनको लिए लगता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फालतू का पैसा है, उनको ये लगता है। उनको लगता है कि किसी भी चीज़ को हम असेंबली लाइन बैठाएं और एक एडवर्टाइजमेंट, उनके लिए 2 खर्च है, असेंबली लाइन करें, कहीं गांव से उठा लें। अब जैसे जोमेटो का है, कहीं से छोला, कहीं से भटूरा, कहीं से चटनी उठा के ढकेल दी आपकी दुआरी। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मैं आपके सारे इंटरव्यू सुनता रहता हूँ। हो सकता है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जैसे तमाम कंपनियाँ हैं, एक भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में भी असेंबल है, इनका अपना कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई नया इन्वेंशन नहीं है। यहाँ तक कि हम गीजर लगा रहे हैं, AC लगा रहे हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी का है, टेक्नोलॉजी भी जर्मनी या चाइना या अमेरिका का है। हम सिर्फ खरीदार बन गए हैं। तो आप चूँकि बहुत सोचते बहुत हैं, ग्लोबली आपका एजुकेशन पर काम है, तो हमारा कॉरपोरेट बिल्कुल पुश्तैनी धंधे में है, नए चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। ना फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं लेते हैं, उसका एक रीज़न भी है। हमारे लिए ना फाइनेंशियल कौन खड़ा होता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई आइडिया है, आप उसका जब प्रोटोटाइप बनाइएगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रोटोटाइप एकदम फाइन बने। आपके अपनी पूंजी से वो प्रोटोटाइप का पैसा खत्म हो जाएगा। आप किसी चीज़ का इनोवेशन करने जाइएगा तो जितना आपकी पूंजी है ना, वो खर्चा हो जाएगा उसी में। अब बैंक आपको लोन नहीं देंगे, जो चल रहा है उसको देंगे। एक टाइम था, इलॉन मस्क की कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, उसे बैंक लोन ने दिया, फिर उसका एक प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, तब जाके आज दुनिया का सबसे रईस इंसानों में गिना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं करेगा। तो हम लोग के यहाँ ये जो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बड़ा कम है। दूसरा, NPA रेशियो बढ़ते जा रहा है, और कई ऐसे लोग हैं लोन को ना इनकम समझ के बैठे हुए हैं।
में, तो थोड़ा इधर से भी ऐसा भी गलती है कि सब लोग को मौका नहीं मिल रहा है, कुछ सिलेक्टेड लोग, जैसे बम्बैया फिल्में फ्लॉप हो रही है, दक्षिण भारत की फिल्में हिट हो रही है क्योंकि वहाँ नए लोग आ रहे हैं, नई कहानियाँ हैं। जैसे टीचर्स बहुत थे, लेकिन एक खान सर आते हैं ग्रास रूट से, उनकी भाषा अलग है, उनका तरीका अलग है, जिससे लोग कनेक्ट करता है। कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रास रूट लोगों को, जैसे अब आपको तीरंदाज चाहिए तो आपको आदिवासियों को लाना पड़ेगा, आपको ओलंपिक में मेडल चाहिए तो जो खेत में मजदूर हैं उनके बच्चे को लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई चला भी गया तो आपको ड्रॉप आउट होना है, आपको ह्यूमिलिएट करता है, ये सब वजह बहुत लगती है। बेसिक अंतर है। जैसे मान के चलिए आपने ओलंपिक की बात की, किसी को शूटिंग करना है, उसको लाइसेंस देने में 2 साल लगा देगा। अब कोई बच्चा शूटिंग में ठीक है, 19 साल के एज में अब जाएगा अपना लाइसेंस ले आने के लिए, उसका 23 साल से पहले लाइसेंस नहीं होगा, 2-2.5 साल लगा दिया, वहाँ हो गया। यहाँ पे कोई बच्चा अगर जिसके यहाँ नदी नहीं है, तालाब नहीं है, उसके यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि तैराकी सीख सके यहाँ। तो स्कूलों में जिम्नास्टिक और ये सब चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई हैं। उसका एक रीज़न भी है, कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, कहाँ ले आइएगा। पहले सरकारी स्कूल के सबसे ज़्यादा बिलेनियर आपके देश में पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, सबसे ज़्यादा टैक्स वही दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो बच्चे जो गांव लेवल पे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बिलीनियर से क्या है। देहात में कहावत कहा जाता है, बेल पाके तो कौआ के का फुटबे ना तो फुटबे ना करेगा उससे। अब कोई बिलीनियर बन के अब जाके लंदन शिफ्ट हो जाए तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, कितने बिलीनियर छोड़ संतुष्टि दिए। है आपको कि आप उन लोगों को कम से कम सरकारी एक आदर्श सरकारी नौकरी दिलवा पा रहे हैं, एक सोशल चेंज भी इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, जिसके घर कुछ नहीं है उसके घर एक 30-40 हज़ार की नौकरी आ जाएगी, उसके लिए बहुत है। एक यहाँ लड़की पढ़ती थी, 2021 की बात बता रहे हैं, उसके घर में मतलब उसके पिताजी किसी दूसरे की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे वो वर्कर थे, वो दिखाते रहते थे। तो उसका भी जॉब हो गया यहाँ पे, उसको 90,000 के आसपास सैलरी आया। वो जब आई तो उसके चेहरे पे वो खुशी था ना, क्योंकि यहाँ जब उसको पैसे नहीं था तो हम उसको बोले थे कि तुम होम ट्यूशन पढ़ा लो। 1-1.5 महीने वो भटकी थी, कहाँ पढ़ाएं कहाँ नहीं पढ़ाएं। फिर एक जगह मिल गया तो बेचारी पढ़ाई करेगी, सर रेंट तो निकल जाता है, 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेते हैं, किसी दिन 2 टाइम खा लेते हैं, किसी दिन 1 टाइम खा लेते हैं। मतलब आज 2 टाइम खाएगी तो कल 1 टाइम खाएगी। जब उसके अकाउंट में 90,000 सैलरी आएगा तो 90,000 बिलियनियर के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जिस घर में ये सोचना था कि आज 2 टाइम कल 1 टाइम, उसके लिए 90,000 का वैल्यू सोचिए क्या होता होगा। ये बड़ी चीज़ है। तो ये जो क्या कुछ प्लान भी सोचा है आपने? ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसमें बड़ा अचीवमेंट है आपका, बड़ा नाम है, कुछ आगे कुछ और नया, कुछ विस्फोटक, कुछ धमाकेदार? इन्हीं लोग को आगे और बढ़ाना है। दूसरा क्या है, वर्टिकल्स में जैसे क्या है कि जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब उनके लिए वैकेंसीज लेट हैं या किसी कारणवश 1-1.5 साल लेट हो रहा है, तो अब पैरेलल उनको कुछ स्किल हम लोग सिखाएंगे जिससे कि वो अपने पैरों पे थोड़ा बहुत खड़े हो सके। और उसके आगे अगर किसी को स्किल में ही आगे बढ़ना है तो उसमें आगे बढ़ जाए, अदरवाइज में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई एजुकेशन में आप अपना यूनिवर्सिटी, आजकल तो अब सब मेडिकल इंजीनियरिंग, चूँकि आपका जो विजन है, विजनरी लोग हैं आप बड़ा बदलाव ला सकते हो। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बड़े लेवल पे इन्वेंशन के लिए काम करे, रिसर्च के लिए काम करे। आप तो राष्ट्रवादी भी बहुत हैं, युद्ध को लेकर बहुत सारे क्लियर परसेप्शन है आप। हमको ना डाउट नहीं रहता है थिंकिंग में। नहीं, हम देखते हैं सारे इंटरव्यू में आप ये जरूर कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद से 1 इंच इधर उधर, जो राष्ट्रवाद का जो डर है लोगों के जहन में, उससे आप 1 इंच इधर उधर होंगे आज के डेट में तो बड़ा खतरा है सबके लिए। ना हमको तो जो हमसे बेचारे जिनको हमसे एलर्जी भी होगा वो भी कहेंगे कि आदमी राष्ट्रवादी है। मतलब जो मतलब कहते हैं ना, मतलब पाकिस्तान वाला भी कहेगा कि आदमी बहुत राष्ट्रवादी है। एक्चुअल में क्या है कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पर उसका कोई मालिक नहीं है पाकिस्तान का, इस वजह से हो गया। आर्मी संभाल रही है कि धर्मगुरु संभाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं कि चाइना चढ़ा रहा है कि अमेरिका चढ़ा रहा है, उसका कोई हाई नहीं है। उसका अजीब हाल हो गया, उसको ऑर्केस्ट्रा का नचनिया बना दिया है सब। जो जिधर से ज़्यादा जो गाना बजा देंगे उसी पे नाच देगा वो। तो ये तो टीवी अखबार वालों का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए आप उस पर बोलते हैं, अच्छा है। मेरा सर ये पॉलिटिकल दबाव है, मतलब आप पॉलिटिकली बहुत करेक्ट रहते हैं। हमका कोई पॉलिटिकल दबाव हम लेते ही नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी है उनसे एक लेवल तक मिलेंगे कि देखिए सर एजुकेशन में ये चीज़ें ठीक कर दीजिए, यूनिवर्सिटी के सेशन अगर लेट हैं तो आप सोचिए कि कहाँ से लेट हो रहे हैं, उसको ठीक कर दीजिए। आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज ही सही हो जाएगा, बट दिखना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। सरकार राय लेती होगी आपसे? आप मैंने देखा है आपके सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके पॉलिटिकल रिच में हैं आप।
जानने के लिए तो हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं कि हम लोग कोई पॉलिटिकल उसमें हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक सोशल रिफॉर्म के लिए तो आप उससे राय लेते ही होंगे। अब देखिए, राय लेना और इसको इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग चीज़ होता है। तो इन दोनों के चीज़ों में अब जैसे भारत में देखिएगा, आप जो सेक्रेटरीट सिस्टम है, कोई मछली विभाग में है, उसको उठा के भेज देंगे मुर्गी विभाग में, कौन मुर्गी मुँगा देगा वहाँ जाके? मुर्गी समझा कि नहीं समझा, उसको शिक्षा विभाग में उठा ले आएंगे। अब विद्यार्थी को मुर्गी समझेगा, उसको क्या बना के रखे हैं यहाँ पे? तो उस चीज़ में आप आईएएस लॉबी नाराज हो जाएगा, इस देश को आईएएस चलाता है, आईएएस वो चाहे इसरो चलाए। ये गलतफहमी है, इस देश को आईएएस ढकेल रहा है, चला नहीं रहा है। चलाता तो ये दुर्दशा नहीं होता। ढकेलने में और चलाने में अंतर होता है। यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर होते हैं, उन्हें कोई काम दे दीजिए वो काम को कर देंगे, लेकिन उनसे कोई नए आइडियाज़ की आप उम्मीद मत रखिए। पॉलिसी मेकर नहीं होते, कभी नहीं हो ही नहीं सकते। उनको दिमागे नोच दिया, वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि आज इनकी गुलामी करनी है कि कल उनकी गुलामी करनी है। बैलेंस बनाते बनाते कल कौन सत्ता पलट जाएगा। यस सर 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 सर, 1 सेकंड में 20 बार। तो क्या करेंगे उनसे? आप कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप देखिए जिसमें सुधार लाने के लिए कोई आईएएस ने किया हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे खेती हो, चाहे ये तो आप मोदी जी वाली वो कह रहे हैं कि आईएएस मतलब पाइप में घुस जाइए उधर निकल जाइए, मतलब आपकी अपनी कोई सोच नहीं है। तो बात यहाँ तक पर सही है। देखिए जैसे को आप ऐसे देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिन्होंने आप किसी भी चेंज लाने वाले को देखिए, वो आईएएस नहीं होगा। सर आईएएस राजा होता है, लोकतंत्र में राजा का जरूरत नहीं होता है। अच्छा, आप पत्रकारों को जब इंटरव्यू देते हैं तो मैं देखता हूँ पत्रकार लोग बहुत सारा विज्ञान को मानता नहीं है, जो लोग अभी पत्रकारिता में हैं। ऊपर से आप जो जाके उनको वो सवाल कुछ और पूछना चाहते हैं। आप रेशनल आदमी हैं, आप बहुत रेशनल हैं, आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांधा नहीं जा सकता है। फैक्चुअल हैं, विज्ञान के बारे में आपको पता है, इकोनॉमी पता है, साइंस पता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पता है। वो लोग बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं और फिर तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? वो अनकंफर्टेबल हो जाए तो क्या मतलब है भैया? आप बुलाए हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि आप अपना जुबान हमारे मुंह में रख के बुलवाइएगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। हमारा एक अपना वो है कि आप जो सही है बोलेंगे, जो सही है बोलेंगे, चाहे लोग रूठ जाएं उससे मतलब नहीं है हमको। सही है वो सही है। ऐसा होता भी है, बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं। और ये न्यूज़ चैनल पे बैठी 20 कन्याओं की बात बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा। इसे एंटी वुमेन स्टेटमेंट नहीं, एंटी वुमेन क्या होता है? आप सारे वुमेन को अब एक चीज़, एक आदमी हमसे करते हैं सबको महिला का सम्मान करना चाहिए, तो क्या पुरुष का सम्मान नहीं करना चाहिए? जब दोनों का करना चाहिए, क्या सुपनेखा का भी सम्मान करें या माँ सीता का भी करें? ऐसा नहीं ना होगा। दोनों अलग अलग हैं, जैसा काम करेंगे वैसा ही इज्जत होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अब एक ड्राम में फेंक दिया तो भारत में महिला विक्टिम है। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी पेट्रियार्कल है। लेकिन जो जिस देश है, देखिए महिलाओं को एयर होस्टेस और एविएशन का इंडस्ट्री मिला, क्या ज़बरदस्त काम की। हेल्थ इंडस्ट्री महिलाओं के कंधे पे मिला। नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला। जहाँ भी रहेंगी, कहा जा रहा है कि महिला और पुरुष का अगर आप कंपेयर करें, नेचुरली जो उनका बनावट है, महिलाएं इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी केयरफुल। तो ये पत्रकारिता में काहे नहीं कर रही हैं? सब डुबा दी सब। कहाँ कौन नहीं, पत्रकारिता में है ही नहीं। तो मेजॉरिटी जो बड़े बड़े एंकर हैं, आपको कौन पत्रकार ठीक लगता है आज के समय में जो पत्रकारिता कर रहा हूँ? मतलब आप तो बड़ा अजीब सा सवाल पूछ दिए कि आदमी एक और कहेगा कि हमरा काहे नहीं कहें। नहीं, कोई जो मैं पत्रकार, जैसे एक डिफिनेशन होता है ना, जैसे मैं सेना में होता तो सेना के अगर युद्ध होगा पाकिस्तान से तो लड़ूंगा, और चाइना से युद्ध होगा तो भाग नहीं जाऊंगा, तो मैं देशद्रोही हुआ। अगर मैं पत्रकार हूं तो ऐसा थोड़ी कि मनमोहन सिंह से सवाल पूछूंगा, लालू यादव से सवाल पूछूंगा और मोदी जी आ जाएंगे तो डर जाऊंगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, तो आज के डेट में कोई टीवी अखबार वाला सवाल पूछ रहा है? बहुत कम पूछ रहे हैं लोग। इवन कोई पूछ रहा है, बहुत कम नहीं। नहीं, इवन आप पूछने की बात छोड़ी ना, एक बार कभी आप जवाब दे दीजिए तो उस चीज़ को ट्रिम करके काट के निकाल दिया जा रहा है। आपके काट दिए जाते हैं? हाँ, बहुत। क्योंकि आप इंटरव्यू दे के आते होंगे, देखते होंगे ना कि कुछ चीज़ें जो सरकार को खराब लग जाएगी तो उसको काट दिए जाते हैं। हमारा काम है भैया, हम लोग ग्रास रूट पे देख रहे हैं समस्या। हम ही थोड़े करें कि आप कुर्सी खाली कर दीजिए या आप चले जाइए, आप संन्यास ले लीजिए। आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, आपके पास संसाधन है, आप इसे थोड़ा सा सुधार कर दीजिए। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, बिहार में बाढ़, ये बाढ़ राज्य सरकार कभी नहीं रोक सकती, केंद्र सरकार रोक पाएगी, क्योंकि इसके लिए नेपाल में 3 बांध बनाने पड़ेंगे। अभी क्या है, नेपाल में 1 बांध है। वो रिस्क नहीं लेता है कि अगर इसको ज़्यादा पानी रोकेंगे तो टूट के फेंका जाएगा। एक पत्रकार आपको कह रहा था, उसने सवाल पूछा बिहार में अच्छा मुख्यमंत्री कौन? आपने कहा सबके अपने अपने काम है, आप बहुत पॉलिटिकल करेक्ट रहते हैं। उसने कह दिया आप तीनों को साध रहे हैं, बहुत तंज भी करते हैं। उन लोग का, वो किसी खास आदमी का नाम लेके सुनना चाहते हैं तो हम कैसे बोलते? लालू यादव को जब बिहार मिला था तो रहने लायक बिहार था। हाँ, यहाँ तब 2 ही लोग रहते थे, एक हायर कास्ट के लोग, बाकी जानवर।
जिसको मन मार दो, जिसको मन गाली दो। तो जिस इंसान के पास जो समस्या रहेगी वही ना देखेगा। अभी अगर हमारे पास कपड़े नहीं है तो पहले कपड़ा देखेंगे, भूख लगी है तो भूख लगी रहेगी, उसके बाद ना हम देखेंगे क्या चीज़ है। उस समय कोई एक्सप्रेसवे भी नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हाँ, देश में कहीं भी एक्सप्रेसवे नहीं बन रहा वहाँ था। एक गलती हुई थी, इन लोगों ने सोशल रिफॉर्म लाया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म का टाइम चल रहा था, लिबरलाइजेशन चल रही थी। बट यहाँ क्या था, अगर सोशल रिफॉर्म नहीं होता तो लिबरलाइजेशन सक्सेस ही नहीं होता। तो ये सोशल रिफॉर्म लाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा डिले हो गए। आप ही ने कहा सोशल रिफॉर्म तो भारत में तब भी था जब देश आया था। आप बोले नेहरू जी विदेश पढ़ने जा रहे थे। नहीं, वो सोशल कुछ लोगों के लिए हमेशा सब कुछ था, लेकिन मेजॉरिटी के लिए देखिएगा एक टाइम था जब सबके लिए अलग अलग चैलेंज। जब नीतीश कुमार को सत्ता मिली थी तो खंडहर में था बिहार, और आज भी उनके विरोधी भी दबे अंदाज में ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है। उनके विरोधी भी दबे अंदाज में ये बात बोलते हैं, काम किया उन्होंने। यहाँ पे बजटें देखिए कैसा है, टैक्सेशन तो हम लोग दे नहीं रहे हैं। कुल ले दे के देखिए 2.5 लाख करोड़ बजट में 50,000 ही आपके पास 50,000 करोड़ पैसा बचता है। उसी 50,000 करोड़ में बाकी तो बजट तो फिक्स हो गया कि सैलरी में जाएगा, ये योजना में जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। बजट की भी तो एक समस्या है। बाबा साहब को लेकर आपको जो पता है, आपके क्लासरूम में डाइवर्स होते हैं लोग, हाँ। SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी सब होते हैं। अब बाबा साहब को लेकर क्या आप मतलब सिर्फ कहने के लिए कहते हैं या आपको लगता है कि ही डिड सुपर्ब, और वो एक ऐसे आदमी थे जो मॉडर्न आधुनिक भारत, कॉन्स्टिट्यूशनल, वुमेन राइट्स, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इज ए ग्लोबल पर्सन, सिंबल ऑफ नॉलेज। देखिए उनके अंदर सब कुछ अच्छा है। एक चीज़ जो है जो हम लोग नहीं अपना पाते हैं बाबा साहब की, आप गौर कीजिएगा, उनके अंदर ताकत थी, नॉलेज था, सब कुछ था। लेकिन अगर जब उनके साथ भेदभाव होता था ना तो उनके वो फाइट नहीं करते थे, वो उस चीज़ को आभास दिला देते थे लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। फिर वो अपने काम पे लग जाते थे और अपनी बुलंदी को इतनी ऊंचाई पे ले गए, इतनी ऊंचाई पे ले गए कि वो जो उनके ऊपर थूकते थे ना, उनको आभास हो गया कि आसमान के ऊपर थूकेंगे तो खुद के ऊपर आके पड़ जाएगा। आज की जनरेशन के सामने क्या है, अगर उनको कोई कुछ बात बोल दे रहा है तो अपने मेन लक्ष्य को भूल कर इसमें भटकते चले जा रहे हैं। बाबा साहब में ये नहीं था, वो जवाब देते थे तुरंत और बड़ा शालीनता से जवाब देते थे और बड़ा गहराई तक चोट लगता था। उसके बाद वो अपने पठन पाठन सामाजिक सुधार में लग जाते थे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ एजुकेशन वाले होते हैं ना, उनको डाइवर्ट करना बड़ा ईजी होता है। कोई केस कर दीजिए, कोई अपशब्द बोल दीजिए, उसमें एक हफ्ता वो डिस्टर्ब रहेगा, ये करेगा। आजकल की जनरेशन जो देख रहे हैं ना,